आज से नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विद्रजक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आतंकी गुट समूह तालिबान के बारे में जिसने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है और साथ ही उसने पाकिस्तान की सीमाओं पर भी अपना कब्जा जमा रखा है और जिसका खौफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में साफ देखा जा सकता है और पूरा विश्व इनसे डरता है। साथ ही इस तालिबान गुट को पूरे विश्व में आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में 3 पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा ये पॉइंट है कि तालिबान क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरा पॉइंट ये है कि तालिबान अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल और रूल कर रहा है, तथा साथ ही तीसरा पॉइंट ये है कि तालिबान के आने से अब अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है और अफगानिस्तान पर अब इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो हम इन तीनों पॉइंटों को इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पहले पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि तालिबान क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले इसे जानना जरूरी है कि तालिबान क्या है। तालिबान एक पश्तूनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञानार्थी मतलब छात्र ऐसे छात्र होते हैं जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर ही विश्वास करते हैं। साथ ही तालिबान एक इस्लामिक कट्टरपंथी और राजनीतिक आंदोलन है और जिसकी सदस्यता केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। तालिबानी एक आतंकवादी संगठन माना गया और इसे पूरे विश्व में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया और जिसके नियम कानून इस्लामिक कट्टरपंथी तथा साथ ही इस्लामिक शरिया कानून पर चलते हैं जो कि बहुत ही हिंसक और भयानक और क्रूरता भरे होते हैं। साथ ही पूरे विश्व में ऐसा ही माना जाता है कि ये तालिबानी संगठन एक आतंकवादी बहुत ही दहशतगर्द संगठन रह चुका है। अब हम बात करते हैं कि तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई। बात शुरू होती है 1979 की, जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद मुजाहिदीन के कुछ लड़के मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ वहाँ पे युद्ध छेड़ देते और जिसके बाद ये गुट और बड़ा होता जाता है और इसमें इन इस्लामिक मुजाहिदीन गुट में और बड़े बड़े नेता शामिल होते जाते हैं। इसके बाद ये सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध एक बहुत बड़ा संघर्ष का रूप धारण कर लेता है और इनके बीच बहुत बड़े रूप में युद्ध होने लगते हैं और जिसके बाद पाकिस्तान सरकार को डर लग जाता है कि कहीं ये सोवियत संघ बलूचिस्तान और पाकिस्तान पे तो हमला करने की योजना नहीं बना रहे और इसी शक की बुनियाद पर पाकिस्तान सरकार अपने और इस्लामिक कंट्रियों को एक पत्र के लिखकर उनसे सहायता के लिए बोलती है और इसमें ये तालिबानी गुटों का साथ देने के लिए वह शामिल हो जाती है और उसके लिए वो तैयार हो जाती है। इसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान की इंटरनेट सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मिलकर इनको फंडिंग और उपकरण मुहैया कराने लगती है, जिसके बाद तालिबान और ज़्यादा फलने फूलने लगता है और जिसके बाद 1980 के दशक में पाकिस्तानी एजेंसी ISI द्वारा 90,000 अफगानियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। साथ ही इन्हीं प्रशिक्षणों के बाद 1990 की दशक में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान और अच्छे से और पूरी तरीके से अस्तित्व में आने लगता है और इसके आतंकी हमले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी बीच 90 के दशक में अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना हार मानकर वापस जाने लगती है और जिस बीच में पश्तूनी आंदोलन के सहारे अफगानिस्तान में तालिबानियों को और ज़्यादा जड़ें फैलाने का मौका मिल जाता है और ये अपनी पूरे के पूरे अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमाने लगते हैं। इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए तालिबानियों का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी लोगों को अपने धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए और साथ ही शरियाई इस्लामिक कानून पर रूल को फॉलो करना चाहिए। साथ ही इसका सारा फंडिंग और हथियारों के लिए खर्चा जो है सऊदी अरब दिया करता था और 1996 में पूरे अफगानिस्तान में इन तालिबानों ने अपना कब्जा जमा लिया था और अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों पर इन तालिबानों ने कब्जा जमाया था उन क्षेत्रों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी हमले होने लगे और लोगों को बिल्कुल दहशतगर्दी मचा रखी थी। जिसके बाद इन तालिबानियों ने इतना आतंकवाद मचा दिया कि इसकी चरम सीमा पार होने लगी थी। साथ ही खुलेआम कत्लेआम, हत्या और बमबारी और आतंकी हमले, गोलीबारी, साथ ही महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां, जिसके बाद इन अफगानियों ने भी आतंकवादियों के और इन तालिबानी संगठनों का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2001 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद तालिबान कमजोर सा पड़ गया था, मानो इसका पतन होने लगा था और ये बिल्कुल कम और नाम मात्र के हो गए थे। फिर उसके बाद 2004 के बाद से फिर तालिबान अपने अस्तित्व में आने लगा और जिसके बाद खुलेआम हत्या, कत्लेआम और हमला और गोलीबारी जैसे केसेस और कत्ल और दहशतगर्दी चालू हो गई और जिसके बाद दक्षिण अफगानिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी और गतिविधियां बहुत तेजी से चालू होने लगी। फिर जिसके बाद फरवरी 2009 में तालिबान पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वाति घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और जिसके बदले उन्हें शरिया के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। लेकिन अफगानिस्तान में ये दहशतगर्दी चालू रहती है और आतंकी हमले उनके वहाँ कई क्षेत्रों में होते रहते हैं। साथ ही आपने ओसामा बिन लादेन का तो नाम सुना ही होगा, जिसे अलकायदा
हत्या का सरगना भी माना जाता है और जिसने 9/11 का हमला अमेरिका में करवाया था और जिसके बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबानियों और अमेरिका के बीच युद्ध चलता रहता है, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप से और तालिबान के युद्ध के कारण वहाँ का देश फिर भी प्रगति नहीं कर पा रहा था और जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी और क्रूरता वाला व्यवहार वहाँ अफगानिस्तान के लोगों के साथ होता रहा और फिर भी वहाँ की कार्यप्रणाली चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से 2021 में तालिबान ने अस्तित्व में आता है और लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध के बाद तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता है, जिसमें अमेरिका अपनी हार मंजूर कर लेता है और अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर वापस अमेरिका चले आता है और तालिबान अब वापस सत्ता पे आ जाता है और अपना कब्जा तथा अफगानिस्तान की सत्ता पर जमा लेता है। 2021 में पूर्ण रूप से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर अपना कब्जा तो जमा लेता है, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि अब तालिबान अफगानिस्तान को कैसे रूल करता है। आज तालिबान ने अफगानिस्तान पर रूल और अपना कंट्रोल करने के लिए और पूरे तालिबान में अपना राज जमाने के लिए सत्ता पर तो आ जाता है। साथ ही वे तालिबान के विद्रोही नेता जो कि जागीरदार और वहाँ के जमींदार नेता होते हैं, उन सभी से हाथ मिलाकर एक शांतिपूर्ण समझौता कर लेता है। साथ ही अफगानिस्तान में तालिबानियों ने सभी बड़े बड़े नेता और जागीरदारों से और वहाँ के जमींदारों से शांतिपूर्ण समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन साथ ही जैसे ही अफगानिस्तान की सरकार और उसके राष्ट्रपति को पता चलता है कि अब अमेरिका वापस जा रहा है और अब तालिबान का कब्जा यहाँ पे पूरी तरह से होने वाला है, तो 2021 में वहाँ के राष्ट्रपति विदेश भाग जाते हैं, जिसके बाद वहाँ की सत्ता पर और वहाँ के राष्ट्रीय भवन पर तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद से अब अफगानिस्तान की कार्यप्रणाली जो कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद से अस्त व्यस्त होती है, वो कैसे संचालित होती है। साथ ही जैसे भारत को भी पता चलता है कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया, उसके बाद से ही भारत भी अपने अफगानिस्तान दूतावास को अधिकारी को वापस भारत बुला लेता है। इसके बाद तालिबान अपनी सरकार को मान्यता देने के लिए चीन, भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया के सभी देशों को अपील करते हैं। इसके बाद अब वहाँ का संचालन पुनः चालू हो जाता है, जिसके बाद कतर, रूस, चीन एवं भारत के सहयोग से तालिबान अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पहले की तरह फिर से ट्रेड चालू हो जाते हैं और अफगानिस्तान से होने वाले सारे आयात निर्यात फिर से चालू हो गए हैं। तथा साथ ही बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में कुल 20 राज्यों में, जिनमें 421 जिलों के कम से कम आधे पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया और खबरों के अनुसार अब तक तालिबान में मुल्क में करीब 193 जिलों में कब्जा जमा लिया है और अफगानिस्तान की कार्यप्रणाली पहले जैसी चल रही है, सारे ट्रांजैक्शन व्यापार चालू है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर कि तालिबान आने के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में किस तरह से है और कैसे ये प्रभावित हो रही है। तो अफगानिस्तान देश 2 दशकों तक अमेरिका सैनिकों की देखरेख में चल रहे। इसके बाद जब अमेरिका सैनिकों ने लौटना शुरू किया तब जुलाई 2021 में तालिबान ने यहाँ की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और बाद में अफगानिस्तान की पहले जैसी डावाडोल अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा खस्ता हालत में होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कई दशकों से ही जंग में सफ़र करता रहा है। अगर हम 2023 में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो तालिबान के हमले के अलावा अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट इन खुरासान पाकिस्तान ISIS के से भी खतरा है, जिसके कई पूर्वीय प्रांतों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है तथा काबुल में भी अपनी इस्लामिक शरिया कानून को लागू कर दिया, जिसमें आत्मघाती हमलों से नागरिकों को निशाना बनाया था। साथ ही सत्ता के वक्त 2021 में तालिबान ने शांति बनाए रखने और केवल सरल शरिया कानून को लागू करने के लोगों को वादा किया था और काम करने के लिए महिलाओं को भी छूट देने की बात की गई थी। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाकों में भी वादा किया था कि वे अगर एक बार सत्ता में आए तो वे सुरक्षा और शांति कायम करेंगे और इसे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को ही लागू करेंगे। जब वह कुछ ही समय हुए थे कि सत्ता में आने के बाद ही तालिबान लोगों ने फिर से सिर का दर्द साबित हुए और शरियाई कानून के तहत महिलाओं पर कड़ी तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी और सजा देने के भयभीत तरीके को कारण यहाँ पे अफगानिस्तान में अफगानी समाज ने इसका विरोध भी होने लगा है। तथा साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सामाजिक प्रतिबंध इस प्रकार है, जो कि तालिबान के शरिया कानून बहुत ही क्रूर और कट्टरपंथी भरे हुए हैं, जो कि पहले से चालू थे और जो 2021 में सत्ता में आने के पहले वादा किया गया था कि अब वह लागू नहीं करेंगे, जिसमें ये सामाजिक प्रतिबंध इतने क्रूर है तथा इन्हें हम जानते हैं। तथा तालिबान में शरिया कानून के मुताबिक अफगानिस्तान पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। साथ ही दूसरा टीवी और म्यूजिक और मूवी पर साथ ही
सभी मनोरंजन के सभी साधनों पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही 10 साल से बाद के लड़कियों को लिए स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है तथा वेश्यावृत्ति करने और एवं कराने वाले लोगों को सरेआम मौत की सजा दी जाने लगी है तथा तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कई कानून बताए थे और इन कानूनों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही प्रभावित किया तथा अफगानिस्तान महिलाओं की नौकरियां करने के लिए इजाज़त नहीं है, ना ही उन्हें इजाज़त दी जाती है तथा लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तथा साथ ही किसी पुरुष और रिश्तेदार के बिना घर से निकली बाहर महिला को बहिष्कृत कर दिया जाता है तथा तालिबान ने सभी प्रकार के अवैध यौन संबंधों को बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है और अवैध यौन संबंध पर मौत की सजा के कानून लागू किए जाते हैं तब अगर कोई पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिलाओं को, लड़कियों को बहिष्कृत कर दिया जाता है और इसके साथ ही महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर भी पाबंदी थी। साथ ही तालिबान की किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को बहुत ही निर्दय और पीट से मार दिया जाता था। अगर हम तालिबान की सजाओं के बारे में बात करें, तालिबान इलाकों में शरिया का उल्लंघन करने वाले बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती है। साथ ही एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगानी महिला अवसाद का शिकार हो गई और डिप्रेशन, मानसिक अशांति से पीड़ित है तथा घर में बालिका विश्वविद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति और बच्चों और सहित छात्रों के सामने ही गोली मार दी जाती है तथा प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। साथ ही गलती से भी बुर्खा पैर से नीचे जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं के भी पीट कर मार दिया जाता था तब पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला रोगी को चेकअप पर पाबंदियों से कई महिलाओं की मौत के मुंह में चली गई तथा कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर तथा रखा जाता था और इसके कारण से भी महिलाओं में आत्महत्या के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे। साथ ही शुरू से ही इन सभी अत्याचार और आतंक से हिंसक और संयोजक के कारण अफगानिस्तान की स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। साथ ही अफगानिस्तान संकट के कारण, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ तक कि जल तक की कमी होने लगी और विस्थापन आमतौर पर सैन्य अभियानों और विरोधियों पक्षों के क्रूरता के बहुत ही प्रभावित होते हैं तथा साथ ही अगर 2023 में अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति की बात करें तो जब से तालिबान सत्ता में आया है तो उसने फिर से अपने झंडे फैलाना शुरू कर दिया और अपने शरिया कानून को लागू कर दिया है। साथ ही उसने न्यायालयों में भी आदेश दे दिया है कि सभी सजाएं जो है वो शरिया कानून के हिसाब से सुनाई जाए। साथ ही महिलाओं पर भी कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई है और फिर से ही कड़े नियम वहाँ पे लागू किए जा रहे। साथ ही कई मनोरंजन पर भी रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, जो कि बहुत ही दहशतगर्दी और कड़े और शरियाई नियम बहुत ही क्रूरता भरे होते हैं। इन सभी प्रताड़ना के होते हुए भी और ऐसे शासन होते हुए भी वहाँ के अफगानिस्तान की जनता जिस तरह से अपना बसेरा और अपना जीवन यापन कर रही है। साथ ही वहाँ पे करप्शन अपने चरम पर है और इतना ज़्यादा करप्शन, गरीबी और भुखमरी होने के कारण वहाँ पे करप्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे। अगर हम अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो अफगानिस्तान का मानवीय संकट 2022 में खराब हो गया था जिसके मुख्य कारण तालिबान के अधिग्रहण के बाद देश का स्थायी आर्थिक पतन था तथा 90% से भी अधिक आबादी पूरे वर्ष भोजन के प्रति आरक्षित रही तथा जिससे करोड़ों लोग प्रतिदिन भोजन छोड़ने था और पूरे दिन वह बिना खाए रहने को मजबूर हो गए थे। साथ ही अगर 2023 की बात करें तो कई हद तक अफगानिस्तान में थोड़ी सी शांति का माहौल बना है और कई हद तक देश अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। अर्थात तालिबान की सरकार भी बहुत हद तक अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही है और फिर से अफगानिस्तान में कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है और वहाँ पे तथा सारे ट्रांजैक्शन अभी चालू है। साथ ही आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हैं तथा व्यापारिक तौर पर। साथ ही अफगानिस्तान की आर्थिक मंदी के दौर पे भारत ने अफगानिस्तानियों की मदद की थी और विदेशी मंत्रालय के अनुसार भारत ने अफगान के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की थी। वह पहले ही लोगों की मदद के तौर पर 20,000 मैट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवाइयाँ और 5 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक और सर्दियों के गर्म कपड़े शामिल है तथा इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता और भेजी है। बात करें अगर अभी अर्थव्यवस्था के बारे में तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी पहले से इतने सारे युद्ध देखने के बाद वीक है, लेकिन वह धीरे धीरे अभी सुधार पर आ रही है और वो कार्यरत है तथा धीरे धीरे वो कंट्री भी अब ग्रोथ कर रही है और अपने कार्य प्रणाली पर कार्यरत है और धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। साथ ही अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते के बारे में तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध पहले से
भी बेहतर है। और साथ ही लेकिन आपको एक बात और बता दें कि भारत कभी भी कट्टरपंथी और आतंकवाद को हवा नहीं देता। साथ ही भारत हमेशा आतंकवाद और कट्टरपंथी और इस क्रूरता भरे नियमों के खिलाफ रहता है। कोई भी देश आतंकवाद को हवा देना नहीं चाहता, जिसके बाद भारत भी अपने हाथ पीछे खींच लेगा। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेवर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा था। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा तथा जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।